Tariq Ali standing in front of you people. I think most of you know me. जो नए हैं उनको नहीं पता, जो पुराने हैं तो I think 3-4 सेशन आप लोगों के साथ दे चुका हूँ one time to time. आज जो सेशन है it's about conceptual or SLO based. What's the topic? Examination system. ठीक है? तो इस conceptual या SLO based examination system के लिए you have to start teaching conceptually now. आज का सेशन इसी चीज के मुताबिक है कि how to teach conceptually या conceptual teaching किस तरह से करेंगे आप लोग, ठीक है? आज के दिन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आप लोगों को चीजें सिखानी है, तो किसी पर डिस्कशन होगी। सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि we will discuss together इंशाल्लाह। एक तो ये कंटेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड असेसमेंट के बीच में फर्क को समझना है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता दें कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट बेस्ड असेसमेंट? एनीवन शाबाश। ये कंटेंट बेस्ड टीचिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग में फर्क क्या है? एनीवन? सर, कंटेंट जो आप पढ़ लिया जाता है ना, जो बुक ऐसे बुक के कंटेंट्स जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल जस्ट टीच। एक्सीलेंट। और ये कंटेंट वाला फिर क्या होगा? थ्योरी बेसिस होती है। तो थ्योरी हमें दी जाती है, जो हमें टेक्स्ट दिया जाता है, उसके बेस पर जो हम सर जो करेंगे कंटेंट कोई थ्योरी दी जाती है, सर वो टेक्स्ट दिया जाता है, टेक्स्ट दिया जाता है। बुक में जो टेक्स्ट है उसी तक हम बाउंड रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में हम जो भी टॉपिक है बुक से हट कर भी हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, लाइक और भी जितने रिसोर्सेज हैं उनसे उनका उस टॉपिक पर आइडिया क्लियर कराना। बुक को सिर्फ एज अ की यूज करें या एज रिसोर्स मटेरियल इनकॉर्पोरेट करते हैं। मटेरियल जब हम कॉन्सेप्ट। एक्सीलेंट मैडम। एनीवन एल्स? ओके, चलिए लेट मी टेल। देखिए, हम कहते हैं कंसेप्चुअल ना, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि कंसेप्ट्स है क्या चीज। कंसेप्चुअल ना, तो कंसेप्चुअल से पहले आपने कंसेप्ट्स को भी समझ लिया कि कंसेप्ट है क्या चीज। तो आपने कौन से कंसेप्ट पे फोकस करना है ड्यूरिंग द टीचिंग, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पढ़ाने से पहले आपको ये पता हो कि कौन से कंसेप्ट पर मैं फोकस करूंगी। उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और द वर्डिंग ऑफ द SLOs. SLOs स्टैंड फॉर एक्सीलेंट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, नहीं ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स लास्ट भी ठीक है, लेकिन करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे ना, तो फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो देखना है वो SLO को देखना है कि SLO कहता क्या है, कि करना क्या है। फिर जब आप टीच करेंगी तो आप उन SLOs को मद्देनजर रखकर टीचिंग करेंगी, तो आपकी टीचिंग होगी कंसेप्चुअल। लेकिन अगर आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं और कंसेप्ट को भूल रहे हैं, कंसेप्ट किसे कहते हैं? आपके पास जो SLOs होते हैं दे आर कॉल्ड द कॉन्सेप्ट्स। द मैसेज क्लियर? आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं असल में SLOs को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक SLO है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल, SLO है, गौर से सुनिएगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट? किन चीजों की पहचान कर सकेंगे? सिम्बल की। अब आपका है ये SLO। कंटेंट डेवलप हुआ है, टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल डेवलप होता है उसको कंटेंट कहते हैं या टेक्सचुअल मटेरियल कहते हैं। असल में these contents are developed on the basis of the concepts. आज का सारा सिस्टम इसी चीज पे है। तो अगर कॉन्सेप्ट है कि the students will be able to recognize directions, और जो कंटेंट है उसके अंदर एक स्टोरी दी गई है, जिस तरह मैंने आपने कहा ना कि कोई थीम वगैरह, कोई थ्योरी वगैरह, कोई स्टोरी वगैरह है। अब स्टोरी क्या है कि अहमद gets up early in the morning, he goes to the mosque and mosque is in the north. Then later in the morning he visits his school or he goes to his school, the school is in the south. Then in the afternoon he plays cricket and the playground is in the east. Late in the afternoon he visits his father's shop and that is in the west. ये सारा का सारा कंटेंट जो था असल में मैं चीज किस चीज पर फोकस कर रही थी? अगर मैं बच्चे से सवाल करूं, बल्कि स्टूडेंट से, अगर यानी मैंने ये स्टोरी सुना दी या ये कहानी सुना दी या पैराग्राफ पढ़ा दिया
और मेरा सवाल है कि बच्चा अहमद सुबह सवेरे क्या करता है? Is it a conceptual question? अगर मेरा सवाल है कि सुबह सवेरे अहमद क्या करता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं कि दोपहर को क्या करता है, इज इट? दोपहर को क्या करता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या था? शाबाश। अब मुझे आप एक कंसेप्चुअल सवाल बना के दे दें कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन सा होगा। एनीवन? वेयर इज द मॉस्क? ये भी बिल्कुल गलत है। That's great. मॉस्क किस डायरेक्शन में वाक़ है? सुबह सवेरे जो अहमद मस्जिद की तरफ जाता है तो मस्जिद कौन से डायरेक्शन में वाक़ है? आपका सवाल कौन सा हो गया? कंसेप्चुअल। क्योंकि कंसेप्ट क्या था, क्या चीजें समझानी थी? डायरेक्शन। तो अब आप लोग जो टेक्स्ट पढ़ाएंगी, जो किताब के अंदर कंटेंट पढ़ाएंगे, तो कंटेंट को पढ़ाने से पहले आप लोगों ने लाजमन किस चीज को देखना है? कॉन्सेप्ट को पहले, कि इस कंटेंट के अंदर मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। अब वही कंटेंट है जो अभी मैंने आपको स्पेन करके बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट डायरेक्शन वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट रूटीन्स। अब अगर मैं सवाल करूं कि मस्जिद किस डायरेक्शन पे वाक़ है, इज इट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन? नहीं है। कंटेंट वही है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कौन सा सवाल होना चाहिए? ना क्या करता है, नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करें। Excellent. What are the daily routines of the Ahmad? Number 1. Number 2. At what time he goes to Excellent. What time? Yeah. What's his routine in the morning? What does he do in the evening? What does he do in the afternoon? अब आपका फोकस किस चीज पे हो गया? रूटीन्स पे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंटेंट पढ़ाए उससे पहले आपने किस चीज को देखना है? कॉन्सेप्ट को देखना है। That's the main difference between content and concept-based assessment. That's great. आज सारा दिन इसी पे गुजारेंगे। फिर let me tell you one thing. TOS कल शायद मैडम ने आपके साथ जिक्र किया भी होगा TOS का। TOS stand for तेज बोले, शाबाश। Excellent. ये टेबल स्पेसिफिकेशन क्या चीज होती है? That's good. Thank you. देखिए, आपके जहन में एक फॉर्मेट होता है कि जब मैं पेपर सेट करूंगी तो इतने MCQs डालूंगी, इतने शॉर्ट क्वेश्चन डालूंगी, इतने लॉन्ग क्वेश्चन डालूंगी। वो जो पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसको क्या कहते हैं? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि आप लोग जो पेपर बनाने से पहले तो आप TOS नहीं बनाते ना, आप लोग डायरेक्ट पेपर बना देते हैं। लाजमन TOS बना दिया करें। क्यों कर बना दिया करें? हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती है, हम ये करते हैं, आवाज मेरी आ रही मैडम? हम क्या करते हैं कि ये मिसाल के तौर पर पेपर फॉर्मेट है ना, पेपर, हम क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस लिख दिए, पेपर बन गया, नीचे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 100 की बजाय 110 मार्क्स आ जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? मार्क्स रिमूव करते हैं। 8 से 6 बना देते हैं, 5 से 3 बना देते हैं, 2 से 1 बना देते हैं, 6 से 4 बना देते हैं, और कर करके फिर 101 आ जाता है। फिर 1 2 3 से हटाकर क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन मार्क्स को हम फिर चेंज करते रहते हैं। इस तरह नहीं होता। अगर आपने प्रोफेशनल टीचर बनना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के कितने मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के। पहले आपने मार्क्स लिखने हैं, सवाल पहले नहीं लिखने हैं। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है मिसाल के तौर पर 3 मार्क्स का, तो आपके सवाल की नोयत ऐसी होगी कि वो सिर्फ 3 मार्क्स से उसके आ सके।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से आप पेपर बनाएंगे, सारे सवाल रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है 7 मार्क्स का है, तो 7 के हिसाब से फिर क्वेश्चन लिखेंगे। इज द मैसेज क्लियर? तो एडवांस में जो फॉर्मेट बनता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। लेकिन सिर्फ ये चीजें नहीं होती वहां पे कि इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने आरआरक्यूज होंगे, इतने आरक्यूज होंगे वगैरह वगैरह। नो, व्हाट द अदर थिंग इज अवेलेबल। रिमेंबर वन थिंग कि अभी जो ग्रेड 9 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, तो ये TOS हर एक सब्जेक्ट के लिए बोर्ड के वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, स्पेशली फॉर ग्रेड 9। आने वाले दिन में फिर ग्रेड 10 फिर फर्स्ट ईयर बेसिक सालों के लिए चीजें डेवलप होंगी। उसके अंदर इजाफी इंफॉर्मेशन क्या है? अटेंशन 100%। उसके अंदर जो इजाफी इंफॉर्मेशन है कि यूनिट नंबर 1 से कितने MCQs होंगे, यूनिट नंबर 2 से कितने MCQs होंगे, यूनिट नंबर 3 से कितने MCQs होंगे, नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट नंबर 2 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट नंबर 3 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपके पास पूरा का पूरा जो किताब है, तो उसके हर एक यूनिट से कितने MCQs होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये अवेलेबल है। आई विल डिस्प्ले दिस डॉक्यूमेंट, जो भी मैं कहूंगा यहाँ पर डिस्प्ले करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं लिखा होता, बल्कि ये भी लिखा होता है कि नॉलेज लेवल के कितने होंगे, कंप्रहेंशन के कितने होंगे, एप्लीकेशन के कितने होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। वहां पर ये भी लिखा होता है कि इजी कितने होंगे, मॉडरेट कितने होंगे और डिफिकल्ट कितने होंगे। तो आपके पास पूरा का पूरा एक क्लियर कट पिक्चर आ जाता है कि मेरा पेपर जो होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। दिस मैसेज क्लियर? दिस इज अवेलेबल इन व्हाट? द TOS। आज इस पे भी बात करेंगे। फिर ये नेशनल करिकुलम 2006, क्योंकि ये SLO बेस्ड अगर आपने या कंसेप्चुअल ये असेसमेंट समझनी है, उसके लिए लाजमन आपने करिकुलम डॉक्यूमेंट को समझना है। व्हाई इज इट सो? अच्छा, अभी भी आपने अपने आप से सवाल किया कि ये जो SLOs होते हैं ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये होते कहां पे हैं? ये कहां होते हैं? चैप्टर के स्टार्ट में। लेकिन आपने कभी आपसे ये सवाल किया कि ये दिए कहां से जाते हैं? उसके अकॉर्डिंगली नहीं, उसी के अंदर होते हैं SLOs। रिमेंबर वन थिंग, आपके किताब के हर चैप्टर के शुरू में जो हासिलात ताल्लुम या SLOs होते हैं, असल में उनके लिए एक और किताब बनता है जिसको निसाब कहते हैं। सो निसाब में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं और किताब में कंटेंट होता है। दिस मैसेज क्लियर? निसाब के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं, करिकुलम के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं। मैं आपको दिखा दूं कई डॉक्यूमेंट भी, ठीक है। और वहां से लर्निंग आउटकम्स लिए जाते हैं और फिर उसके बेस पर किताब डेवलप किया जाता है, टेक्स्ट बुक्स डेवलप किए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निसाब और किताब में क्या ताल्लुक है, तो आपने कहना है कि निसाब के अंदर हासिलात ताल्लुम होते हैं, निसाब के अंदर करिकुलम या SLOs होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और किताब उसके बेस पर डेवलप की जाती है। अभी जो मैंने आपके साथ SLO शेयर किया कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो रिकॉग्नाइज व्हाट डायरेक्शंस। तो एक पब्लिशर ने अहमद वाली कहानी ऐड कर दी, दूसरी ने कोई और कहानी ऐड कर दी, लेकिन लर्निंग आउटकम वो एक ही होगा। लर्निंग आउटकम डायरेक्शन ही होगा। कोई अहमद वाली कहानी डालेगा, कोई सानिया वाली कहानी डाल देगा, कोई कहेगा कि पिकनिक के लिए जा रहे थे और जंगल में पहुंच गए, फिर उनसे डायरेक्शन मिस हो गई, फिर उन्होंने कंपास उठा लिया तो नाथ की तरफ देखा, फिर ही करके वही जो है फोकस किस चीज पे होगा? डायरेक्शंस पे। सो कंटेंट वेरी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अच्छा, ये आज तक किसी ने ये डॉक्यूमेंट देखा है, ये करिकुलम वाला? रेज देयर हैंड्स। ओके, अभी मैं रिसेंटली मैंने कुछ बोर्ड्स के साथ काम किया, इससे लोग बेस्ट इन चीजों पे डी खान बोर्ड के साथ डी खान टांग वगैरह में सेशन किए, फिर कुहाट बोर्ड के साथ करक अंगू करक वगैरह। अब रिसेंटली पिशावर बोर्ड के साथ चतराल किया था, बूंदी चतराल पर। चतराल की है कोई? एनीवन फ्रॉम चतराल? यस। अब क्या बूंदी चतराल फिर कैलाश टिके, हम सब कहते कि चतराल इतना प्यारा होगा, बड़े बड़े दरख्त होंगे, पता नहीं क्या चीज होगी। तो वहां पे गए तो जसूस थी हमारी, लेकिन बड़ा प्यारा है, पहुंचने का बड़ा मसला होता है। अदरवाइज आई विल लव द प्लेस टू विजिट। Out of 300 people in the Karak,
only 5 to 6% raise their hands कि हमने करिकुलम डॉक्यूमेंट देखा आउट ऑफ 300, ठीक है, मतलब 2% भी नहीं थे। इस तरह मुख्तलिफ लिस्ट्स में कि कहीं पर भी 3-4 से ज्यादा लोगों ने didn't raise their hands कि हमने डॉक्यूमेंट देखा। आज के दिन आप लोग ये डॉक्यूमेंट देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरी खुशकिस्मती रही कि हर जगह पे गया तो ये डॉक्यूमेंट लोगों को सिखाया कि ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये करिकुलम है। अच्छा, फिर ये देखेंगे कि किताब और निसाब के बीच में ताल्लुक क्या है, इसको भी देखेंगे, और ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी देखेंगे, क्योंकि ये क्यूएस वगैरह को समझने के लिए इनका समझना जरूरी है। और इस लो बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये भी देखेंगे तफसील के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू, अभी तक जो गवर्नमेंट डिसाइड कर चुका है कि इस लो बेस्ड एग्जामिनेशन असेसमेंट की क्या हैसियत है। इस साल ग्रेड 9 10 को पढ़ाने वाले कौन हैं? 1 सेकंड प्लीज, थैंक यू। इस साल ग्रेड 9 के पेपर्स का 50% पोर्शन जो है वो इस लो बेस्ड होगा, और आपके स्कूल ने ये डिसाइड किया अगले साल जो है 100% इस लो बेस्ड होगा एग्जाम जो है, ठीक है, कंसेप्चुअल होगा। तो आपके इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को सपोर्ट करने के लिए हम इब्तिदा से ही इस लो बेस्ड एग्जामिनेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो अगले साल आप लोगों के पेपर्स भी 100% आप लोगों ने बनाने हैं इस लो बेस्ड। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आज आपको समझना है कि किस तरह से हाउ टू डेवलप इस लो बेस्ड पेपर्स एंड हाउ टू टीच इस लो बेस्ड, हाउ टू टीच कंसेप्चुअली। क्योंकि ये सिर्फ नहीं कि बेचारे 9th 10th वाले परेशान हो कि इस लो बेस्ड आए और आप लोग एग्जाम दे, नो नो, आप लोगों ने इनके लिए जो भी आपके क्लासेस के ऊपर जाएंगे तो उनकी कोई आसानी होगी बात हो जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड ग्रेड 9 के होंगे। फिर ये क्यूएस ग्राफ जो मैंने इस्तेमाल किया हर एक पेपर के लिए ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बने हुए हैं। आज के बाद चाहे आप ग्रेड 1 के टीचर हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, जब भी आप लोग पेपर डेवलप करेंगे तो पेपर डेवलपमेंट से पहले आपने क्यूएस डेवलप करना होगा। हु आर द कोऑर्डिनेटर्स? कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेक्शन हेड्स या कोऑर्डिनेटर्स साहिबान कोई? ठीक है, जो है तो मेक श्योर, क्योंकि आपसे फिर मुताबिक आपका इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये आपने नहीं बनाना, आपने इनसे बनवाना है जो जितने का भी सब्जेक्ट। आज इस प्रोसेस को लाजमन समझिएगा, इट्स मोर टेक्निकल देन थ्योरेटिकल। लास्ट टाइम जो आया था तो बातें हो रही थी ना, डिस्कशन हो रहे थे, इट्स मोर टेक्निकल, यू हैव टू गिव मी 100% अटेंशन। फिर मॉडल पेपर्स भी इसके हिसाब से बन चुके हैं, इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ग्रेड 9 के लिए स्पेशली। और आइटम बैंक्स भी बन चुका है ग्रेड 9 के लिए, यानी सवालात का एक जखीरा होता है। आइटम बैंक किसे कहते हैं कि इस लो बेस्ड, मिसाल के तौर पर एक कांसेप्ट था या एक इक्वेशन थे a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। सो इसके बेस पर मोर देन 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। a + b होल स्क्वायर तो आपने बच्चे को समझा दिया, 3 + 4 होल स्क्वायर भी आ सकता है, 5 + 4 होल स्क्वायर भी आ सकता है, 9 + 8 होल स्क्वायर भी आ सकता है, d + e होल स्क्वायर भी आ सकता है, 13 + 15 होल स्क्वायर भी आ सकता है। इस तरीके से जो आइटम राइटर्स थे, और मेरी खुशकिस्मती रही कि ग्रेड 5 की जो असेसमेंट थी 4-5 साल पहले अगर किसी को याद हो, जैसे लोग ऐसे एग्जाम आ रहा था तो उसके आइटम बैंक का मैं हिस्सा रहा, फिर ग्रेड 8 के लिए, फिर 9 10 के लिए। तो हर एक ऐसे लोग के बेस पर इसी तरह से 8-8 10-10 सवालात डेवलप किए गए हैं, डेटाबेस में डाल दिए गए हैं। अब बोर्ड्स क्या करेंगे, अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना एक्सेल शीट की, वर्ड ऑफिस एक्सेल शीट वगैरह, तो वहां पर हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर। तो आप फिल्टर लगाएंगे कि यूनिट नंबर 1 फिजिक्स से मुझे एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, फिल्टर नंबर 2 जो नॉलेज लेवल का होगा और जो कि डिफिकल्ट होगा। मैंने फिल्टर लगा दिया, मेरे पास 4-5 सवाल आ गए, उनमें से मैंने एक को टिक कर दिया, ये वाला कर करके 5-10 मिनट में कर करके मैं सब्जेक्ट का बटन दबा दूंगा, ऑटोमेटिकली पेपर बन जाएगा। उस सवालात के जखीरे को क्या कहते हैं? आइटम बैंक। आइटम का लफ्ज क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। Is this one clear? क्वेश्चन के लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है? आइटम बैंक। तो आइटम बैंक से मुराद हुआ कि सवालात का जखीरा होता है जो किसी डेटाबेस वगैरह पे स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने अगर इंटर इंग्लिश वगैरह के टेस्ट दिए हो तो एक का पेपर एक पैटर्न का होता है, दूसरा दूसरे पैटर्न का होता है, तीसरा तीसरे पैटर्न का होता है।
वो सिर्फ फिल्टर लगा देते हैं कि मुंह पे ये सवाल चाहिए, फिल्टर लगा क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस से ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठ जाते हैं और पेपर बन जाता है। उसको जरिए को क्या कहते हैं, आइटम बैंक। सो बोर्ड ने भी ये आइटम बैंक डेवलप किया हुआ है फॉर द टाइम की ग्रेड 9 के लिए। रिमेंबर वन थिंग, इस साल ग्रेड 9 के लिए 50% इज सिलेबस, अगले साल 100% इज सिलेबस। ग्रेड 10 के लिए अगले साल 50% और ग्रेड फर्स्ट ईयर के लिए भी 50%, और फिर अगले साल 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे 100% इस सिलेबस में। तो लास्ट नीचे लेवल पर भी आप लोगों ने फिर 100% सिलेबस करना ही होगा। अब देख लेते हैं इस चीज को कि ये टीयूएस है क्या चीज। अच्छा, ये पेपर्स हैं जो ग्रेड 9 वाले हैं, यानी 12 के 12 पेपर्स होंगे। ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने आरआरक्यूज होंगे। रिमेंबर वन थिंग, हम तो शॉर्ट क्वेश्चन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, करिकुलम डॉक्यूमेंट में शॉर्ट क्वेश्चन का लफ्ज नहीं है, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आरआरक्यू। आरआरक्यू स्टैंड फॉर, नहीं सुनो, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। करिकुलम डॉक्यूमेंट में शॉर्ट क्वेश्चन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आरआरक्यू का, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ईआरक्यूज, ईआरक्यू स्टैंड फॉर व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड, ई फॉर एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन। आरआरक्यू रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ईआरक्यू एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन। सो इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, कितने नॉलेज के होंगे, कितने कंप्रिहेंशन के, कितने एप्लीकेशन के, ऑल दीज डिटेल्स आर गिवन इन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होती कैसे है। ये फिजिक्स वाला मैं जस्ट डिस्प्ले कर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आपकी चाहिए होगी 100% अटेंशन। टेबल ऑफ कौन सा सब्जेक्ट है, यही फॉर्मेट उर्दू के लिए भी है, यही फॉर्मेट इंग्लिश के लिए भी है, यही फॉर्मेट मैथमेटिक्स के लिए भी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दूसरा भी डिस्प्ले कर दूं, लेकिन ये एक समझा दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आइटम्स, कितने सवालात होंगे एमसीक्यूज के, हर एक सवाल के कितने मार्क्स होंगे। ये मैं जो कंट्रोल कोऑर्डिनेटर साहब स्पेशली दे मस्ट नोट, क्योंकि आपने फिर ये टेबल स्पेसिफिकेशन से बनवाना है एडवांस में, पेपर से पहले। कितने मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हैं। सो फिजिक्स के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हैं, 65, जो थ्योरी साइड पे है ना, फिर प्रैक्टिकल साइड में किया जाता है। इन सवालात में से, एमसीक्यूज में से कितने नॉलेज के होंगे, कितने कंप्रिहेंशन के होंगे, कितने एप्लीकेशन। ये मैंने समझाने हैं आज, ये किसे कहते हैं, नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन। मैं आपको समझाऊंगा, जो लफ्ज मैं यहाँ पर बोलूंगा वो मैं आपको समझा के जाऊंगा। ठीक है, नॉलेज के कितने होंगे, कंप्रिहेंशन के कितने होंगे, एप्लीकेशन के कितने होंगे, फिर इजी कितने होंगे, मॉडरेट कितने होंगे और डिफिकल्ट कितने होंगे। ये तो पेपर स्केच आ गया आपके पास। अब यूनिट वाइज इसी पेज के नीचे लिखिए, इसी पेज के फिजिक्स के कौन सा आती है, फिजिक्स पढ़ाने वाली कि मैथ पढ़ाते हैं यहाँ पे मैडम आपने, ये देखें क्योंकि यू आर सब्जेक्ट रिलेवेंट ना, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे इनसे ये तो परसेंटेज, ये पूरा पेपर में परसेंटेज, इनसे एमसीक्यूज कितने आएंगे, सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस वाले यूनिट से नहीं आएगा। तो अब आप जब बच्चे की तैयारी कराएंगे, बच्चों की, तो आपने यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी नहीं करानी, लॉन्ग क्वेश्चन की नहीं करानी, शॉर्ट क्वेश्चन की करानी। फिर आप दूसरे काइनेमेटिक्स को भी देखें, तो साथ साथ सबको देखें, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एक एमसीक्यू है तो 1 और शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे तो आपके पास 4 मार्क्स आ गए। ठीक है, इस तरह आप सबको देखते हैं। तो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या पेपर वेटेज दी गई है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये पेपर नहीं है, पेपर फॉर्मेट है। ठीक है, सो रोल क्लासेस पर भी आप लोगों ने इस तरह से डॉक्यूमेंट को लाजमन डेवलप करना है। इज दिस मैसेज क्लियर? ठीक है, अब आपकी
आसानी के लिए आया, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह है कि नहीं है। ये मैथमेटिक्स को देख लें, आई रिक्वेस्ट, ये मैथमेटिक्स है, ये आपके पास यूनिट्स है, ये आपके पास एमसीक्यूज, ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के, सारी की सारी डिटेल दी गई है इन दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज कॉल्ड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। चलिए, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो आप क्या करेंगे मैडम? आप समझिए कि मैं बोलता रहूंगा और आप लोग चुप रहेंगे। यस, आपसे अगर कोई पूछे, आप सब नीचे देख रहे हैं ना, लेकिन मैंने पूछना है। यस मैडम, आप बताएं प्लीज, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या चीज होती है? दोबारा से बताइएगा। जो ज्यादा लॉन्ग ना हो, एक्सटेंड ना हो, जो लिमिट में दिया गया उस शॉर्ट क्वेश्चन एक्सक्यूज तो पेपर ना जिनसे मैं पूछूं, जिन्होंने हाथ करें उनको पता है, ठीक है। यस मैडम, आप बताएं प्लीज। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में तो कंसेप्चुअल कुछ था ही नहीं। चलिए, ओके, यस मैडम प्लीज। अटेंशन, दोबारा वही बताइएगा। हाउ टू डेवलप अ पेपर, इट्स अ पेपर फॉर्मेट। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है मैडम? ना बस, थैंक यू। यस, एक्सेलेंट। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, एमसीक्यूज कितने होंगे, लेकिन फर्दर कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है। वो क्या चीज है मैडम? मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के, एमसीक्यूज के कितने, और क्या इंफॉर्मेशन होती है मैडम? बिल्कुल, जो आखिर में बैठी है। आप दोनों से मैं एक बता दें, शाबाश। वो तो इन्होंने बता दिया मैडम ना। और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? यस मैडम बड़ी खामोश आज बैठी है, लेकिन मैंने पूछना है। यस प्लीज, आई रिमेम्बर यू मैडम, शाबाश। नॉलेज इसके अंदर होती है, कितने नॉलेज के होंगे, कितने कंप्रिहेंशन के होंगे, कितने एप्लीकेशन के, ये बात भी ठीक हो गई। एक और चीज आप लोगों से मिसिंग हो रही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल की, इजी कितने होंगे, मॉडरेट कितने, डिफिकल्ट होते हैं। एक और चीज मिसिंग है। चलिए, इट्स ओके, एक और चीज। यस, दैट्स आल्सो इट्स ओके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। इट्स ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट, ओके। अनदर थिंग, ओके, इस चैप्टर वाली बात बता दें मैडम को, वो गौर से सुनिए प्लीज मैडम। दैट्स द पॉइंट मैडम की रिफ्लेक्शन। देखिए, मुंह का रोजा है ना, हाथों का तो नहीं है ना। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। ये आपको ये बताता है, देखें आमतौर पर हमारा पेपर 4-5 चैप्टर में बन जाता है, नीचे के लिए सवाल ही नहीं रहते, तो आप एडवांस में कर लेंगे कि कौन से यूनिट से कितने सवाल होंगे। नंबर 1, उन कितनों में से कितने एमसीक्यू होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उन एमसीक्यूज में कितने नॉलेज के, कितने कंप्रिहेंशन, कितने एप्लीकेशन है, उन एमसीक्यूज में से कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने डिफिकल्ट। तो आपके पास एक पेपर फॉर्मेट आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ, ठीक है, ग्रेट। So we can see that these informations are available, but इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाने और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, you need to understand this document, National Curriculum 2006 also, क्योंकि जो यूनिट्स दिए गए थे शुरू में, या जो चैप्टर्स, बाज़ चैप्टर्स दिए गए होते हैं, बाज़ स्किल्स दिए गए होते हैं, सो वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होते, बल्कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। अभी आपको समझ आ चुकी मैं कह रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, आपके किताब के अंदर जो एसिलोज दिए गए हैं, वो सारे के सारे वो नहीं हैं जो करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। और सुनिएगा, आपके किताब के अंदर मिसाल के तौर पर अगर 50 एसिलोज हैं,
सो शायद उस एरिया से रिलेटेड निसाब या करिकुलम के अंदर 70, 80, 90 एसिडोज होंगे। यानी आपके पास किताब के अंदर लिमिटेड एसिडोज हैं और उस चीज के उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड एसिडोज, मजीद एसिडोज जो है वो करिकुलम डॉक्यूमेंट में भी मौजूद हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग पेपर जो है सिर्फ एसिडो वो उन एसिडोज में बनेगा, स्पेशली ग्रेड 9 का मैं कह रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन बाद में जो पेपर बनेगा ग्रेड 5 क्लास जो हमने पेपर बनाया था वो किताब से नहीं बनाया था, वो करिकुलम के एसिडोज की बेस पर बनाया था। सो इस डॉक्यूमेंट को लाजमन आपने समझना है, करिकुलम डॉक्यूमेंट को, इनको की लर्निंग एरियाज को समझना है और एसिडोज। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझना है कि एमसीक्यूज किस तरह से बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, या आरआरक्यूज किस तरह से बनाएंगे एंड ईआरक्यूज किस तरह से बनाएंगे। फिर ब्लूम टेक्सोनोमी को भी ये समझते हैं कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। डू यू रिमेंबर कितने नॉलेज के होंगे, कितने कॉम्प्रिहेंशन, कितने एप्लीकेशन? ये अल्फाज कहां से आए थे? ब्लूम टेक्सोनोमी से आए थे। सो आज के दिन अगर जो डिटेल्ड उस पर अलग से 3-4 घंटे बात हो सकती है, लेकिन आज मैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एटलीस्ट आप लोगों को समझा दूंगा। फिर डिफिकल्टी लेवल्स जो है इनका भी समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि डिफिकल्ट इजी सवाल किसे कहेंगे, मॉडरेट किसे कहेंगे, डिफिकल्ट किसे कहेंगे, कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना, ठीक है। और रूब्रिक्स को भी समझेंगे क्योंकि हर एक पेपर के एंड में वेबसाइट्स पर रूब्रिक्स अवेलेबल हैं और बल्कि आप भी जब पेपर डेवलप करेंगे तो रूब्रिक्स आप लाजमन डेवलप करते हैं। ये मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज है। इस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए या इस सिस्टम को समझने के लिए यू नीड टू बी फेमिलियर विद दीस थिंग्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट को, एंड होपफुली आज के बाद आप सबको बता सकें कि मैंने भी करिकुलम डॉक्यूमेंट है। अब तक हजारों लोगों को ये डॉक्यूमेंट निकाल चुका हूं, उनमें से ये चंद 120 ही शामिल। जब भी आप कोई करिकुलम डॉक्यूमेंट को देखेंगे, रिमेंबर वन थिंग कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। दिस मैसेज क्लियर? इंग्लिश का अपना करिकुलम डॉक्यूमेंट है, उर्दू का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, साइंस का अलग है, जनरल साइंस का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, सबका अलग अलग डॉक्यूमेंट। यानी ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ होगा, नो, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, जिस तरह टेक्स्ट बुक्स अलग अलग है इस तरह से करिकुलम डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग है। इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती क्या चीजें हैं? की लर्निंग एरियाज है। क्या चीज है? इंग्लिश के जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनको कहा जाता है कॉम्पिटेंसीज। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के की लर्निंग एरियाज को कहा जाता है स्टैंडर्ड्स। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि की लर्निंग एरियाज, तो आपको पता होना चाहिए। भी मैं आपको समझा दूं तो की लर्निंग एरियाज किसे कहते हैं। बायो के की लर्निंग एरियाज को थीम कहते हैं, जनरल साइंस के की लर्निंग एरियाज को स्ट्रेंथ्स कहते हैं, और फिर हर एक की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट क्या होते हैं? एसिडोज होते हैं। कैसे होते हैं? आई गिव यू अटेंशन। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के कॉम्पिटेंसीज हैं। मिसाल के तौर पे की लर्निंग एरियाज कौन कौन से अंग्रेजी के, इंग्लिश के कौन कौन से आती हैं? रेज देयर हैंड, शाबाश। चले मैडम आप बता दें प्लीज, इंग्लिश के की लर्निंग एरियाज कौन कौन से हैं, मेन एरियाज? listening, learning, speaking, Listening. लिसनिंग, learning, speaking, writing, and reading. एंड रीडिंग। ओके, मैथमेटिक्स के साथ ही कौन कौन से हैं? रेज देयर हैंड्स। चलिए मैडम आप बता दें। Operators, ऑपरेटर्स हैं, numbers, नंबर्स हैं, Vectors, theorem, matrix, ओके। अच्छा, बायो के कौन कौन से आती हैं? बायो, यस। जनरल साइंस के कौन कौन से हैं? कौन से एरिया है मैडम? experiments, models, projects. थैंक यू। अच्छा, ये तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिन करिकुलम डॉक्यूमेंट में ऐसा हर किस नहीं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। करिकुलम डॉक्यूमेंट में इंग्लिश के जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो कहते हैं, मैं आपको दिखा दे दूंगा, रीडिंग एंड थिंकिंग है, रीडिंग एंड थिंकिंग। राइटिंग है जो मैडम ने कहा। फिर लिसनिंग, स्पीकिंग वहां पे नहीं है, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग को कहा गया है ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन है। फिर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी को लेक्सिकल एस्पेक्ट का नाम दिया गया है।
फिर कुछ सोशल एथिकल वैल्यूज या एटिकेट्स वगैरह बातें किस तरह से करनी है वगैरह उसके मुताबिक। तो 5 की लर्निंग एरियाज है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है मैडम, जियोमेट्री है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, नंबर एंड ऑपरेशन वगैरह है। अच्छा, हर एक की लर्निंग एरिया के नीचे फिर क्या चीजें होती हैं? सिलोस। किस तरह से होती है? पहला सिलो है द स्टूडेंट्स विल बी एबल, मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, आपने से एक सब मिसाल को समझ लिया तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट को समझ लिया। अगर राइटिंग की लर्निंग एरिया है, ग्रेड 1 है, पहला सिलो होगा, इस सिलो की स्टेटमेंट क्या होगी? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और फिर वो बात, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट अल्फाबेट्स। राइट क्या? अल्फाबेट्स ABCD। सिलो नंबर 2 होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट वर्ड्स। पहले अल्फाबेट सीखते हैं, फिर क्या चीजें लिखनी है? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट excellent sentences, फिर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट पैराग्राफ्स, फिर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट essays। इसी तरीके से चीजें डेवलप होती है करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है ना। फिर अगर रीडिंग वाली है, की लर्निंग एरिया रीडिंग वाला है, तो रीडिंग में क्या है? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड excellent। नंबर 2 इज होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड। इसी तरह से हर एक की लर्निंग एरिया के नीचे लिखे गए होते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब अगर अंग्रेजी के साथ ही है, बाज़ बातें तो ये परेशानी होती है कि मैं ग्रामर में नाउन के मुताबिक, हम कहते हैं ना बच्चे को नाउन पढ़ाए, ये कंसेप्ट नहीं है, नाउन कंसेप्ट नहीं है, नाउन टॉपिक है, टाइटल है। नाउन के मुताबिक क्या पढ़ाना है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। सो मैं ग्रेड 1 में नाउन की डिफिनीशन पढ़ाऊंगी, और स्पेसिफिक हो गई, एक आप डिफिनीशन पढ़ा सकती हैं, दूसरा क्या कर सकती हैं? ना ना एग्जांपल नहीं ना, आगे एक तो है ना डिफिनीशन, नंबर 2 हाउ टू यूज नाउन इन द सेंटेंसेस, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज नाउन इन देयर। सो डिफिनीशन एक कांसेप्ट था और सेंटेंस में यूज करना दूसरा कांसेप्ट था। तीसरा ये है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स, कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा जिसके अंदर वो ढूंढेंगे कि कौन सा वाला नाउन है, एक तीसरा कांसेप्ट हो गया। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नाउन एंड एक्स, ये गलत चीज हो गई। सो सिर्फ नाउन लफ्ज का बोलना इट्स नॉट अ कांसेप्ट, नाउन से मुताल्लिक कराना क्या है। सो स्पेशली कोऑर्डिनेटर साहिबान, बल्कि आप टीचर्स बाज़ बात हम कंफ्यूज होते हैं कि इस टॉपिक से मुताल्लिक क्या चीज पढ़ाओ। सो आपको जवाब कहां पे मिलेगा? करिकुलम डॉक्यूमेंट में मिलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस एरिया से रिलेटेड आपने क्या पढ़ाना है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है इसमें सिर्फ की लर्निंग एरियाज नहीं होते, इसमें बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो लर्निंग आउटकम्स है, एक है कि पढ़ाना किस तरीके से, क्या पढ़ाना है, ये भी करिकुलम के अंदर होता है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने किस तरीके से हैं, ये भी करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर मेथोडोलॉजी भी होती है। जो कल जिसके ऊपर आपका सेशन था मेथोडोलॉजी, हाउ टू टीच इफेक्टिवली, यही बताया होगा मैंने तकरीबन। ठीक है, मेथोडोलॉजी तो कहते हैं ना, हाउ टू टीच इफेक्टिवली। फिर बच्चों के आप पेपर्स किस तरह से बनाएंगे, ये इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? करिकुलम डॉक्यूमेंट से कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और ये भी लिखा होता है कि अच्छे किताब के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गाइडलाइंस फॉर टेक्स्ट बुक डेवलपर्स। फिर ये भी होता है कि आज जो आपका टीचर ट्रेनिंग सेशन है इसके मुताबिक बातें होती हैं। सो करिकुलम इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट जहां पर ना सिर्फ लर्निंग आउटकम्स होते हैं बल्कि टीचिंग मेथोडोलॉजी भी होती है, पढ़ाना किस तरीके से है, पढ़ाने के बाद फिर बच्चों की असेसमेंट किस तरीके से करनी है। फिर अगर आपको ये देखना है कि कौन से पब्लिशर की बुक अच्छी है तो उसके लिए इंडिकेटर्स भी दिए गए होते हैं, गाइडलाइंस भी है, और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी बहुत दिया गया है कि आप जो टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। दिस मैसेज क्लियर? आप देखते हैं कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ
ये वाक्य होता भी है कि नहीं होता? कौन से सब्जेक्ट का निकालूं? इंग्लिश। ये ओरिजिनल 2006 करिकुलम डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आप जिंदगी में पहली दफा देख रहे हैं। मेरे इंग्लिश लैंग्वेज है ग्रेड 1 था 2006। रिमेंबर वन थिंग कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो पहला करिकुलम डॉक्यूमेंट बना था दैट वाज इन 1974। कब बना था? फिर 80s में रिवाइज हुआ, फिर 90s में, फिर 2002 में, फिर 2006 में ये वाला डेवलप हुआ। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो 2020 वाला है SNC। शायद मैंने सेशन किया तो उस पर शायद सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ठीक है, SNC। लेकिन वो क्या है कि वो अभी तक सिर्फ अप टू ग्रेड 8 बना हुआ है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए यही वाला चल रहा है 2006 वाला, क्योंकि वो अप टू ग्रेड 8 बन चुका है। अच्छा, इसके अब स्ट्रक्चर को लेकर जो मैं बातें कह रहा हूँ कि ये चीजें होती है, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, की लर्निंग एरियाज होते हैं, कैसे रूल्स होते हैं, ये किस शक्ल में होते हैं। इफ यू गो डाउन, मैंने कहा लर्निंग आउटकम्स होते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर है। मैंने कहा मेथोडोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी की एक चैप्टर है। मैंने कहा असेसमेंट है, किस तरीके से आपने करनी है, असेसमेंट फॉर्म्स है, गुड टेस्ट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, मार्किंग किस तरह से करनी है वगैरह वगैरह। ऑल दीस थिंग्स आर अवेलेबल ओवर देयर, जस्ट रीड इट। बुक राइटर के लिए और टीचर ट्रेनिंग के लिए तो वहां पर जो मैंने बात की वो सारे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। These are the key learning areas which I told you about: reading and thinking skills, writing skills, oral communication, form and exhibit appropriate social। अब एक के नीचे SLOs होंगे। इस एरिया को लेकर SLOs, फिर इस एरिया को लेकर, फिर इसकी लर्निंग एरिया को लेकर SLOs होंगे। किस तरह से होंगे? Look at this document। कौन सा ग्रेड है? Is it visible? Visible? Grade 1? Sir, better to tell them on the lines. Okay, then there will be this one. नहीं,